मैं डॉक्टर ममता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज चामरोली। विद्यार्थियों, बीए पार्ट के फर्स्ट पेपर फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम डेमोक्रेसी के बारे में समझेंगे कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र के बैकग्राउंड के बारे में अगर अपन इसके बारे में देखें तो लोकतंत्रों का प्रारंभिक स्वरूप वैसा नहीं है जैसा कि आजकल है। प्लेटो और अरस्तु जैसे यूनानी दार्शनिक लोकतंत्र को शासन का विकृत रूप मानते थे। लोकतांत्रिक सरकारों को अपने आधुनिक स्वरूप तक पहुंचने में बहुत अधिक समय लगा है। 19वीं शताब्दी के आरंभ से ही लोकतंत्र शासन को सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा और आज तो लोकतंत्र, जैसा कि आप सभी को विदित है, शासन का श्रेष्ठतम रूप बन गया है। अतः लोकतंत्र से अभिप्राय अनिवार्यतः उस सरकार से है जिसमें शासितों को शासन संबंधी निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त रहती है। अर्थात लोकतंत्र का सार जनता की सहभागिता एवं नियंत्रण में निहित है। द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। जब हम लोकतंत्र के अर्थ और परिभाषा की बात करते हैं तो लोकतंत्र राज्य एवं शासन का एक प्रकार है, जीवन का एक प्रकार है, समाज व्यवस्था का एक प्रकार है और एक विशेष प्रकार का आर्थिक तंत्र है। लोकतंत्र के अर्थ पर बहुत अधिक मतभेद है। इस संबंध में लावेल ने कहा है कि लोकतंत्र शासन के क्षेत्र में केवल एक प्रयोग है, जबकि अब्राहम लिंकन ने अपनी परिभाषा में इसे जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता का शासन कहकर पुकारा है। लोकतंत्र को शासन और राज्य के प्रकार के रूप में दर्शाया गया है। अतः लोकतंत्र एक सामाजिक व्यवस्था भी है और समाज के प्रकार के रूप में भी लोकतंत्र में उस समाज का ज्ञान होता है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य व्यक्ति के रूप में होता है। इसी तरह लोकतंत्र की परिभाषा के संबंध में बेनी प्रसाद जी ने भी कहा है कि लोकतंत्र जीवन का एक ढंग है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्व उतना ही है जितना कि अन्य किसी के सुख का महत्व हो सकता है, तथा किसी को भी अन्य किसी के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जा सकता। संक्षेप में हम कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र एक विशेष प्रकार का शासन है और एक सामाजिक व्यवस्था है और इसके अंतर्गत ही कार्यों का स्वरूप निर्धारण किया जाता है। तत्पश्चात हम देखेंगे कि लोकतंत्र को हम 3 अर्थों में प्रयोग करते हैं। यह निर्णय करने की विधि है, नंबर 1। नंबर 2, यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का समूह है और नंबर 3, ये आदर्श मूल्यों का समूह है। सबसे पहले हम निर्णय करने की विधि के रूप में अगर लोकतंत्र की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि लोकतंत्र निर्णय करने की प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत लोकतांत्रिक ढंग से लिया गया निर्णय संपूर्ण समाज के द्वारा लिया गया निर्णय ही कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत हम कई एस्पेक्ट्स को देखते हैं। फॉर एग्जांपल, विचार विनिमय, जन सहभागिता, बहुमतता, संवैधानिकता आदि तत्व। इसी के अंतर्गत निर्णय प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाने के लिए संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे जनता के सामने प्रतियोगी पसंदों से अनेक विकल्प, मताधिकार की पूर्ण समानता और निर्वाचित होने की पूर्ण स्वतंत्रता। ये सारे एस्पेक्ट्स ये निर्णय करने की विधि के अंतर्गत आते हैं। सेकेंडली, अगर हम निर्णय लेने के सिद्धांतों के समूह की बात करें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था कतिपय सिद्धांतों पर आधारित होती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था उस राजनीतिक पद्धति में विद्यमान रह सकती है जहाँ सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत होता है, उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत होता है और संवैधानिक सरकार का सिद्धांत इसके अंतर्गत शामिल किया गया है।
थर्डली हम कहते हैं कि ये आदर्शात्मक मूल्यों के रूप में लोकतंत्र है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कतिपय आदर्शों अथवा मूल्यों पर टिकी है और लोकतंत्र के आदर्शों के अंतर्गत हम देखें तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विधि का शासन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। इस तरह से हम लोकतंत्र को 3 अर्थों में समझने का प्रयास किया। तत्पश्चात हम इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड पे अगर जाते हैं कि डेमोक्रेसी एंड इट्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, कि इसका ऐतिहासिक विकास किस तरह से हुआ, तो इसके अंतर्गत हम 1-2 बातों को देखेंगे कि आधुनिक लोकतंत्र का विकास 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में यूरोप से प्रारंभ हुआ। इंग्लैंड प्रथम देश था जिसने लोकतांत्रिक पद्धति अपनाई। निसंदेह ये कोई सरल कार्य नहीं था। 1640 के बाद इंग्लैंड में इसके लिए दीर्घ काल तक राजनीतिक अशांति तथा गृह युद्ध होता रहा और सन 1688 में इनकी गौरवपूर्ण क्रांति के रूप में परिणति हुई और 1688 में ही नए राजा को पदासीन किया गया। किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि सरकार का एक नवीन सिद्धांत भी प्रतिष्ठित हुआ जिसे उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत कहते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंतर्गत ही 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने भी लोकतंत्र के सिद्धांत के विकास में सबसे अधिक योगदान दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि इसका ऐतिहासिक विकास हुआ। तत्पश्चात हम देखेंगे कि डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र संबंधी ये जो धारणा है इसके बारे में बहुत सारे दृष्टिकोणों का प्रतिपादन किया गया है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं लोकतंत्र का पारंपरिक दृष्टिकोण। पारंपरिक दृष्टिकोण पारंपरिक उदारवादी सिद्धांत को कहते हैं। यह एक लोकप्रिय सिद्धांत के रूप में था और इस सिद्धांत के अंतर्गत कई विचारक जैसे बेंथम, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, अब्राहम लिंकन आदि जैसे उदारवादी धारणा को स्वीकार करते थे और लोकतंत्र के उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत जिन बुनियादी सिद्धांतों को उन्होंने इसके अंतर्गत रखा, उसके अंतर्गत उनका मानना था नंबर 1 कि सब व्यक्ति समान है और प्रत्येक व्यक्ति अपना अच्छा बुरा सोचने की शक्ति रखता है। नंबर 2, इनका ये मानना था कि शासन जनता द्वारा स्वयं संचालित होना चाहिए। थर्डली, इनका मानना था कि सरकार बहुमत की होनी चाहिए तथा जनता की इच्छा पर सरकार की शक्ति का आधार हो। ये लोकतंत्र का परंपरागत दृष्टिकोण इसके अंतर्गत रखा गया, लेकिन आलोचकों ने कुछ बातों के आधार पर इसे स्वीकार नहीं किया। आलोचकों का ये मानना था कि यह सिद्धांत राजनीति समानता पर बल देता है, जबकि राजनीति समानता जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। प्रत्येक समाज में कुछ विशिष्ट वर्ग होते हैं, चुनाव हो या न हो शासन उन्हीं का होता है। तो उदार आलोचकों ने इस दृष्टिकोण को कई आधारों पर स्वीकार नहीं किया। सेकेंडली, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत कुछ बुनियादी तत्व इसके अंतर्गत शामिल किए गए, जिसके अंतर्गत उनका मानना था कि सरकार जनता के द्वारा नहीं हो सकती, जनता के लिए हो सकती है। इसी तरह उनका मानना था कि लोकतंत्र वह है जहाँ जनता केवल चुनाव के द्वारा ही अपने शासक, जिसे कि उन्होंने विशिष्ट वर्ग कहा है, को चुनती है। लेकिन आलोचकों ने इसको भी स्वीकार नहीं किया और उनका ये मानना था कि यह सिद्धांत रूढ़िवादी है और यह सिद्धांत परिवर्तन का विरोधी है तथा मौजूदा व्यवस्था का समर्थक है। थर्डली, इसके संबंध में जो दृष्टिकोण है वह है लोकतंत्र का बहुलतावादी सिद्धांत। लोकतंत्र के बहुलतावादी सिद्धांत का जो उद्देश्य है वह अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था को बहुलतावादी साबित करते हुए इसे विशुद्ध लोकतांत्रिक ठहराते हुए सोवियत संघ तथा अन्य साम्यवादी व्यवस्थाओं का लोकतंत्र विरोधी साबित करना था। और बहुलतावादी सिद्धांत के दृष्टिकोण के अंतर्गत उन्होंने कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया,
जिसके अंतर्गत बहुलतावादी लोकतंत्र का आधार व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तियों के संगठन, दबाव समूह, ट्रेड यूनियन संघ, राजनीतिक दल और संस्थाएं आदि है। लेकिन आलोचकों ने इसके अंतर्गत भी कहा कि यह सिद्धांत संगठित समूह तथा संस्थाओं को महत्व देता है, न कि व्यक्तियों को। फोर्थली, लोकतंत्र का जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वह लोकतंत्र की साम्यवादी धारणा मार्क्स के वर्ग सिद्धांत के सिद्धांत पर आधारित है और यह लोकतंत्र की द्वंद्वात्मक व्याख्या है और साम्यवादियों ने लोकतंत्र को नए अर्थों में ग्रहण किया है। सोवियत संघ तथा चीन के शासकों को जनवादी लोकतंत्र कहा जाता है। अतः इस लोकतंत्र के इस दृष्टिकोण का, मार्क्सवादी दृष्टिकोणों का भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया और इनकी आलोचना का आधार ये था कि यह वर्ग की तानाशाही है, जबकि लोकतंत्र तमाम जनता, अमीर व गरीब को समान समझता है। और इसी के अंतर्गत उनकी आलोचना का आधार रहा यह मजदूरों के अतिरिक्त अन्य वर्गों का दमन करता है, जबकि लोकतंत्र में किसी भी वर्ग को दूसरे वर्ग को खत्म करने का अधिकार नहीं दिया जाता। फिफ्थ जो दृष्टिकोण है वह है लोकतंत्र का समाजवादी दृष्टिकोण। समाजवादी लोकतंत्र का मॉडल उदारवादी और मार्क्सवादी लोकतंत्र का ही समन्वित रूप है। समाजवादी लोकतंत्र में राजनीतिक समाजों के मूल्य तो उदारवादी लोकतंत्र की अवधारणा के समान इसके अंतर्गत स्वतंत्रता, राजनीतिक समानता, सामाजिक व आर्थिक न्याय को ही इसमें शामिल किया गया है और इन लोकतंत्रों में समानता के आर्थिक पहलू पर अधिक बल दिया जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि लोकतंत्र के संबंध में जो विभिन्न दृष्टिकोण प्रचलित थे वे लोकतंत्र की अवधारणा में परिवर्तित होते गए, लेकिन यह कहना कठिन है कि लोकतंत्र का श्रेष्ठतम दृष्टिकोण कौन सा है। इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में देखा कि किस तरह से लोकतंत्र का उदय हुआ, उसका ऐतिहासिक विकास किस तरह से हुआ और उसके संबंध में कौन कौन से दृष्टिकोणों का प्रचलन हुआ। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोकतंत्र के अलग एस्पेक्ट्स को देखेंगे। धन्यवाद।